हेलो डियर्स, आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ स्लैब। हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस देखेंगे। काम करते हैं। पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब वेव ऑप्टिक्स का अच्छा टॉपिक है। बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। मान लो कि एक स्लैब है और इस स्लैब का कोई मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। मैं इसके अंदर कलर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग दिखाई दे। ये इसकी जो थिकनेस है वो टी है और यहाँ से एक लाइट आ रही है और सीधी चली जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मान लेते हैं। और इसी के पैरेलल एक लाइट नीचे से जा रही है जो कि एयर से जा रही है। ठीक, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, बस बीच में ही हमारा मीडियम है। तो हम मान लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड है एयर में वो c है। चलो देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो है c, और यही चीज़ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम ना लिख के मुझे स्लैब लिखना चाहिए। एक ही बात है, वो स्लैब में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो c बाई म्यू होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने के बाद किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पता चल जाती है। अब अगर मैं कहूँ कि कितना टाइम लगा होगा हमारी लाइट को इस स्लैब में से पार करने के लिए, स्लैब को क्रॉस करने के लिए, तो हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय लाइट टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द स्लैब। तो वो t1 में लिख देता हूँ, और t1 की वैल्यू जो होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चली गई है t क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब, और स्पीड कितनी है? दैट इज c बाई म्यू। सिंपल। और इसको अगर और थोड़ा सा अच्छा लिख लें तो म्यू ऊपर चला गया, म्यू t बाई c। अब नीचे वाली लाइट यानी कि इस सेकेंड रे के बारे में बात करते हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द स्लैब। अच्छा, इन एयर, और यहाँ पे इन स्लैब, ये दो अंतर है, ठीक है ना। एयर वाली लाइट ने कितनी देर में कर लिया होगा, तो उसको मैं t2 बोलता हूँ। t2 की वैल्यू होगी t थिकनेस ही ट्रेवल किया है, स्पीड ऑफ लाइट c है। सिंपल। अब क्लियर है कि नीचे वाला t2 जो है वो t1 से छोटा है, तो इन दोनों ने अलग अलग टाइम लिया है सेम डिस्टेंस को चलने के लिए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम? तो मैं कह सकता हूँ कि t1 माइनस t2 है। अगर t1 माइनस t2 है तो t1 माइनस t2 करके देखो, वो क्या लिखोगे? म्यू t बाई सी माइनस t बाई सी। इसको कैसे लिखोगे? म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय सी। बहुत अच्छी बात। अब इतने ही टाइम डिफरेंस में अब सोचो कि नीचे वाली लाइट ने ये डेल्टा टी टाइम कम में ही ट्रैवल कर लिया था। ये टी सेपरेशन नीचे वाली लाइट ने डेल्टा टी टाइम कम में ही ट्रैवल कर लिया था, और ये बेचारी अभी भी इसके अंदर चल रही है। तो कॉमन सेंस है कि इस डेल्टा टी टाइम में ये हमारी जो लाइट है नीचे वाली जो एयर में जा रही है वो और थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर गई होगी। हाँ बिल्कुल, और डिस्टेंस ट्रैवल कर गई होगी का मतलब ये हुआ कि इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस चला होगा, कुछ एक्स्ट्रा पाथ चला होगा। हाँ, वो कितना चला होगा? स्पीड ऑफ लाइट इनटू जो टाइम एक्स्ट्रा लिया वो। तो ये जो डेल्टा टी है, इसी में अगर मैं c का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डेल्टा x निकल आएगा। दैट इज अ पाथ डिफरेंस। उतने ही समय में जो एक्स्ट्रा पाथ हमारी नीचे वाली लाइट ने चला है, और इसकी वैल्यू ये तो ऐसे निकल आएगा कि यहाँ से देखो c को ऊपर भेज दो तो बात बन जाएगी, यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज द पाथ डिफरेंस। क्लियर है? एकदम आसान है। चीज़ क्या है कि अगर हमारी लाइट किसी मीडियम में चल रही है तो उसमें अगर वो t सेपरेशन चलती है, t डिस्टेंस चलती है, तो वो कितनी डिस्टेंस एयर में चलती
उतने ही समय में, तो हम ये कहेंगे कि इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलती, यानी t प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा टाइम चलती। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल आता है, वो क्या आता है, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस करके एक टॉपिक। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, देखो YDAC में मेरे पास 2 स्लिट्स हुआ करती थी, ये स्क्रीन होती थी, मैं इसको कैपिटल D सेपरेशन बोलता था, इनको स्मॉल d सेपरेशन बोलता था, और मैं ये कहता था कि d जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल d से, और स्मॉल d बहुत बड़ा होना चाहिए लेमडा से, और जब ये कंडीशन होल्ड करती थी तभी हम YDAC के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर पाते थे। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक t थिकनेस की और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लैब लगा दी, इससे कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। तो देखो होता क्या है, यहाँ से निकालो लाइट को कहीं P पॉइंट पे पहुँचाओ और दूसरी वाली स्लिट से पहुँचाओ उसी जगह पे, और ये दोनों यहाँ पे इंटरफेयर करेंगी तो कोई ना कोई पैटर्न दिखाएंगी। अच्छा एक चीज़ सोचो कि अगर ये ना होती, ठीक है ना, ये ना होती तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस था वो तो ये था, इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो ये d साइन थीटा, ठीक, और जो d साइन थीटा है यही मेरा डेल्टा x के बराबर होता, मैं डेल्टा x1 बोलूँगा क्योंकि अभी पाथ डिफरेंस स्लैब की वजह से भी आने वाला है, और इस डेल्टा x1 को मैं S2p माइनस S1p भी बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो यही दूरी है। और अगर ऐसा है तो देखो साइन थीटा को तो हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। टैन थीटा कैसे लिख दिया, जब थीटा छोटा हो तो साइन थीटा और टैन थीटा बराबर हो जाते हैं। तो d और टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ये y और बाय d, तो हम लिखते हैं dy बाई d, ठीक, ये है तुम्हारा डेल्टा x1, ठीक है। और यही ऐसा ही एक पाथ डिफरेंस हमारी स्लैब ने भी जनरेट किया है। स्लैब ने कितना पाथ डिफरेंस जनरेट किया है, वो डेल्टा x2 किया है, और वो तो अभी हमने निकाला, दैट इज म्यू माइनस वन इंटू टी, दिस इज द पाथ डिफरेंस जनरेटेड बाय स्लैब। और ये किसने जनरेट किया, ये तो डिस्टेंस का ही डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस तो वो तो एयर में ही है। अब गौर से देखो, जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। देखो तो डेल्टा x टोटल इज इक्वल टू डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2। वैसे तो हमें जो बड़ा है वो लेना चाहिए, है ना, जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करना चाहिए, पर स्लैब बहुत पतली कंसीडर करके चल रहे हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्या लिखेंगे, वाई डी बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, थिकनेस टी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँ कि nth ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, और मैं अपर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक, फॉर nth ऑर्डर मैक्सिमा ऑन द अपर साइड। तो nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू n लेमडा के बराबर होती है। n लेमडा के बराबर होती है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में डेल्टा x टोटल की इक्वेशन में, जिसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, n लेमडा इज इक्वल टू y स्मॉल d बाई कैपिटल D माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। अब मैं इसमें से y को अलग करना चाहता हूँ, ठीक है, y को अलग करना चाहता हूँ। देखो कैसे अलग कर सकता हूँ, तो मैं n लेमडा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी बराबर वाई डी बाई डी। अब मैं डी डी को ऊपर नीचे भेज दूँ तो क्या बनेगा, n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d प्लस
म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी बाई डी, दैट इज वाई एन। एनथ मैक्सिमा की दूरी ये निकल आई। एनथ मैक्सिमा की दूरी ऐसे तो नहीं निकलती थी, अगर फॉर्मूला याद हो तो पहले जब हम पढ़ा करते थे तो मैं लिख देता हूं अर्लियर वाई एनथ की वैल्यू एन लेमडा डी बाई डी हुआ करती थी। अब गौर से देखो, वाई एन की वैल्यू चेंज हो गई है, और वो चेंज कितने अमाउंट से हुई है? इतने अमाउंट से हुई है, यानी वो बढ़ रही है, प्लस हो रही है। तो यानी कि मेरा जो एनथ मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो गया है, और शिफ्टिंग हुई है कुछ अमाउंट से। तो शिफ्टिंग जो हुई है वो हुई है म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी बाई डी के अमाउंट से। इतनी शिफ्टिंग हो गई है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल सिंपल। अब इसमें कुछ खास बातें हैं। वो क्या है कि शिफ्टिंग जो है वो इंडिपेंडेंट निकल के आ रही है। इंडिपेंडेंट ऑफ एन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम शिफ्टिंग देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। मतलब कौन से नंबर का मैक्सिमा की बात हो रही है उससे इंडिपेंडेंट है। यानी जितना फर्स्ट मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है उतना ही जीरोथ मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है, उतना ही थर्ड मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है, उतना ही सेवेंथ मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है। जितने मैक्सिमाज हैं सब इक्वल अमाउंट से शिफ्ट हुए हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ईच मैक्सिमा shifts by same amount। एकदम सिंपल सा है। दूसरा इसमें खास बात क्या है कि ये लैम्डा से भी इंडिपेंडेंट है। तो चाहे रेड कलर हो चाहे वाइट कलर हो, मतलब वाइट में चाहे रेड हो चाहे वॉयलेट हो चाहे ग्रीन हो चाहे येलो हो, किसी भी तरह का कलर का लैम्डा हो शिफ्ट बराबर आएगी। तो यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि शिफ्ट ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ वॉयलेट कलर। या किसी और कलर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई ये कैसे निकाला जाएगा? तो ऐसा समझा जा सकता है कि जितनी शिफ्टिंग हुई है उसमें कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इनटू फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू टोटल शिफ्ट। मतलब ये है कि अगर कोई एक मैक्सिमा जो उसको यहाँ होना था अब वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया है, तो इसके बीच में जितनी फ्रिंज विड्थ आ सकती हैं, मतलब जितनी फ्रिंजेस आ सकती हैं, उन फ्रिंजेस का नंबर और हर एक के फ्रिंज विड्थ का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो टोटल शिफ्ट आ जाएगी। मान लो इसके अंदर 3 आ रही हैं, अगर 3 आ रही तो मैं कहूँगा एक फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ और नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो इसमें आ सकती है उनको मल्टीप्लाई करके टोटल शिफ्ट निकाली जा सकती है। ऐसा कह सकता हूं कि बस टोटल शिफ्ट मीजर कर लो, फॉर्मूला निकाल ही लिया हमने। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हो जाएंगी ये कैसे पता चलेगा? दैट इज इक्वल टू टोटल शिफ्ट डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ। बस बीटा को नीचे भेज दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, तो एक ये बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है। सवाल आ सकता है डायरेक्टली, बहुत सिंपल सीधा सच्चा सवाल होता है, 4 नंबर दे के जाता है और गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। बस तभी होंगे जब आपको पता ही ना हो कि टॉपिक क्या है, वरना तो हो ही जाता है। ठीक, दूसरी बात कि जब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत बनाने की भी कोशिश करिए तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी। थोड़ा बनाओ इस फॉर्मूले को। टोटल शिफ्ट क्या आई थी? टोटल शिफ्ट आई थी म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल डी, मैं इरेज कर लूँ, सही नहीं बन रहा ये, इंटू टी
कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक। और इसके नीचे लिखा हुआ है फ्रिंज विड्थ, दैट इज डी लेमडा बाई डी। तो डी डी कैंसिल, डी डी कैंसिल, मेरा आंसर आया म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लेमडा। ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। इतनी देर में पहली चीज आई है जो लेमडा पे डिपेंड कर रही है। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है और क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही हैं। अगर आ भी रही तो क्या फॉर्मूला सही है? हाँ बिल्कुल सही है। उसका कारण है कि सारी की सारी जो शिफ्ट है सारे लेमडास के लिए सेम है, अमाउंट ऑफ शिफ्ट सबका सेम होगा, लेकिन जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेमडा डी बाई डी। जिसका लेमडा ज़्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा, लेकिन जो शिफ्टिंग है वो सारी लेमडास के लिए बराबर। तो कॉमन सेंस है कि सेम शिफ्ट के लिए जिसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है, जिसकी फ्रिंजेस चौड़ी हैं, उनकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम निकल के आएंगी। इसका मतलब जो ये निकल रहा है फॉर्मूला बिल्कुल सही निकल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है और क्लियर भी होना चाहिए, शायद आ गया होगा। आसान है, आना चाहिए। ठीक है, अगली बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। कुछ ऐसे सवाल हैं वाईडीएसी के ही, दो सोर्सेज होंगे, दो इंटरफेरेंस के ही सवाल हैं, कोई नए नहीं है, इंटरफेरेंस के ही सवाल हैं, पर वो थोड़ा सा वैरायटी बदल जाती है ना, केसेस बदल जाते हैं। तो वैसे कुछ सवाल, तो उसमें से जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे पहले थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर इतना समझ लो कि जो बोलूँगा वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतना याद रख लोगे, जितना लिख रहा हूँ अभी इस पे लिखूँगा, उतने में 100% जो भी सवाल आएगा सही ही हो जाएगा। तो मान लो कि कोई एक फिल्म है, जैसे सोप बबल की जो फिल्म होती वैसे, तो ये फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और आगे पीछे एयर है। हमें कोई परेशानी नहीं, एयर रहने दो। और ध्यान रखना कि जो थिकनेस है फिल्म की वो टी है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये मान के चलना कि जो फिल्म की थिकनेस और सोप बबल की थिकनेस कितनी होती है, इग्नोरेबल, ठीक है ना। तो इसको इग्नोरेबल ही मान के चलना है। यहाँ से मैंने एक रे इंसिडेंट कराई, अब एयर से फिल्म में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर ये दोबारा से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। इस तरह से ये एक तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा ही होगा। दूसरा ये कि इसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन का भी तो फिनोमेना होगा। तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। ठीक है, मैं इसको रे 1 बोल रहा हूँ। और उसके बाद जब ये रे इस सरफेस पे आई तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुई होगी। ज़्यादा मोड़ दिया इसको, इस तरह से इसको बोलेंगे रे 2, रिफ्लेक्ट हुई, कोई परेशानी नहीं। अब देखो गौर से, यहाँ से जो फर्स्ट वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है ये डेंसर बाउंड्री से हुआ है। फिल्म डेंसर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का 1 है। ठीक, तो ये डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी जो मेरी 1 वाली रे है, इस 1 वाली रे में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आया है, पाई फेज डिफरेंस। और जो 2 वाली रे है इसको देखो, तो ये सेकंड वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई है और सेकंड वाली सरफेस में नीचे एयर है विच इज रेयरर, तो ये एक रेयरर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आई है, इसलिए इसमें 0 का फेज डिफरेंस आएगा। ये हम लोग वेव में कर चुके हैं कि जब भी कभी रिफ्लेक्शन डेंसर बाउंड्री से होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, और जब भी कभी रेयरर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अब गौर से देखो, ये टी अगर कुछ माइक्रोमीटर्स में है तो रे हमारी परपेंडिकुलर गिर रही है,
या रे हमारी ऐसी टेढ़ी गिर रही है, इस लेंथ में कोई फ़र्क नहीं है, हम इसको टी ही मान सकते हैं। इस बात को समझना कि अगर सोप बबल के जितनी पतली फिल्म है जिसको हम बहुत मोटा करके दिखा रहे हैं, तो मोटा करके दिखाने से होता कुछ नहीं है। ये जो अगर परपेंडिकुलर सीधी गिरती तो टी ट्रैवल करती, और टेढ़ा गिर रही तो भी टी ट्रैवल कर रही, क्योंकि इतना कम डिफरेंस होगा इसमें कि उसको कंसीडर करना नॉनसेंस बात है। अच्छा, एक बात और कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एयर में लैम्डा वेवलेंथ है तो मीडियम में कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई म्यू। ठीक, इसको हम लैम्डा म्यू बोलना चाहेंगे कि मीडियम में वेवलेंथ। अब जो पाथ डिफरेंस आ रहा है उसको समझो। डेंसर मीडियम रेयर मीडियम तो क्लियर हो गया। जो पाथ डिफरेंस है गौर से देखो रे में, वो ये है कि यहाँ से ये 2t चलिए, ठीक, t आना t जाना, उसको टेढ़ा मत समझो क्योंकि बहुत पतला है वो। तो जो डिफरेंस है वो है 2t का, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा म्यू बाई 2, लेमडा म्यू बाई 2। ये अगर मैं पाथ डिफरेंस लिख लूँ, पाथ डिफरेंस की वैल्यू यही होती थी, ये हम लोग लिखा करते थे पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये मैक्सिमा के लिए। कैसे हो जाएगा? तो भैया पेपर से कुछ दिन पहले कैसे के सवाल नहीं होते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है कि जब भी कभी इंटरफेरिंग वेव्स का फेज डिफरेंस पाई का हो जाए तो जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो मिनिमा की हो जाती है, और जो मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा की हो जाती है। तो गौर से देखो, इस लेमडा म्यू को मैं लेमडा बाई म्यू लिख सकता हूँ, तो मैं 2t इंटू म्यू इधर लिख दूँ, दैट इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा बाय 2। ये हो गया फॉर मैक्सिमा, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन डाली जा सकती है। ठीक, इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यानी मिनिमा के लिए जो 2 इंटू म्यू इंटू टी होगा वो n लेमडा के बराबर होगा। मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा में कन्वर्ट हो गई, मिनिमा की कंडीशन मैक्सिमा में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे n 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। ठीक, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ध्यान रखना कि कभी कितना भी पढ़ लो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जो मैं बता रहा हूँ इससे सारे सवाल लग जाते हैं, और पढ़ने के लिए 2-2 घंटे पढ़ते रहो और फिर सवालों में गलती करो, कोई फ़ायदा नहीं। जो इंटरेस्टिंग बात है और जो याद करने वाली वो ये है कि व्हेन या वेयर देयर इज a phase difference of pi between two waves, और टू वेव्स का मतलब कोई भी नहीं, जो इंटरफेयर कर रही हैं वो, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इंटरचेंज्ड। जब भी कभी ऐसा होगा तो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल, आसान, सस्ता, टिकाऊ। ठीक, ये 2 कंसेप्ट्स आपको आज हमने दिए हैं, और थिन फिल्म इंटरफेरेंस में यकीन मानिए इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये इसी को 2 बार देख लीजिए और जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लीजिए, लास्ट ट्रिक भी याद कर लीजिए, थिन फिल्म इंटरफेरेंस ख़त्म। अगले टॉक में हम मिलेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा की कुछ कंडीशंस पे सवाल करेंगे, कुछ अच्छे टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो 2-3 कंसेप्ट के साथ अगली बार फिर मिलेंगे, और शायद आज ही मिलेंगे रात में। ठीक, कोशिश करेंगे आज रात में ही मिले। तब तक के लिए ये वीडियो कम से कम 2 बार देख करके ख़त्म कर लो और 2 कंसेप्ट को मुट्ठी में ले लो।